नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा था वो था कारक। कारक में अपन पढ़ चुके हैं 5 तक पढ़ चुके हैं, अर्थात अपादान कारक कैसे ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, कौन कौन सी जगह पर अपादान कारक लगाते हैं। तो एक बार क्या करते हैं उसका अपन थोड़ा सा यूँ कहते हैं रिकेप। तो सोचते हैं जैसे अब तक अपन ने क्या सीखा वो देखते हैं पहले, उसके बाद में फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे संबंध कारक की तरफ। तो देखो, सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन अपादान कारक कहाँ कहाँ यूज में लेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि जहां पर एक चीज से दूसरी चीज का अलग होना दिखाया जाता है, या यूं कहें कि एक व्यक्ति या वस्तु से, देखो इधर कहाँ का अपादान कारक लगाएंगे। एक व्यक्ति या वस्तु से किसी का अलग होना, किसी का क्या दिखाया जाए, अलग होना दिखाया जाए। अलग होना दिखाया जाता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है। इसके अलावा अपन ने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि जहां पर पत धातु का योग हो, पत धातु के साथ भी अपन क्या करते हैं, अपादान कारक का उपयोग करते हैं। अपादान कारक या यूं कहें पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। ठीक है। अब बात करें अपन इसके आगे। तो देखो, इसके बाद में अपन ने और भी बात करी थी, वैसे तो बहुत सारी बातें करी हुई थी अपने पिछले वीडियो में। देखते हैं अपन थोड़ा थोड़ा आगे करके। पत धातु के योग में भी अपन क्या लगाते हैं, पंचमी लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात रामात की तरह कहाँ आया, पंचमी में। आप देखिए, इसके बाद में कह रहे हैं अपन कि जैसे मान लो भयार्थक धातु योग होती है। भयार्थक जानते हो, जैसे मान लो ऐसी धातु जिसमें किसी को किसी से डर लगना दिखाया जाता है। ठीक है। भयार्थक धातुओं के साथ, भयार्थक धातुओं के साथ क्या लगाते हो आप, पंचमी लगाते हो, ध्यान रखना। पंचमी या क्या लगाओगे, अपादान कारक। इसमें अपन ने वाक्य बनाए थे, जैसे सह सिंगात विभेति, वह शेर से डरता है। चौरात भयम, चौर भयम बनाया अपन ने, समास भी पढ़े थे उसमें बनाया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन पत धातु के योग में, यानी जब भी कहीं से कुछ चीज गिरना दिखाया जाए, जैसे मान लो मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। मार्कर अगर गिरेगा तो कहां जाएगा, नीचे, लेकिन मेरे हाथ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अगर मान लो जहां पर भी अलग होना दिखाया जाएगा वहां पर क्या लगा देंगे अपन, पंचमी विभक्ति और अपादान कारक लगाएंगे। अब बात करें अपन जो अगला अपना जो टॉपिक है आज का, ये तो था अपना पिछला जो अब तक अपन ने पढ़ा। अभी इस वीडियो में वो तो क्या है, ये तो क्या है, पिछला भाग जो अपन ने अब तक पढ़ा है। अब पढ़ेंगे नया। देखो, संबंध कारक क्या है। वैसे संस्कृत में इसको कारक नहीं मानते, क्यों नहीं मानते वो भी बताया जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे अपन क्यों, क्योंकि अपन वाक्य बनाना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, वाक्य बनाना। ध्यान रहे, संबंध कारक का संबंध जो है वो कर्ता से होता है। किससे होता है, संबंध कारक है, इसका संबंध है ना जो सीधा सीधा किससे होता है, कर्ता से होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा राम का भाई शाम जयपुर जाता है। कहां जाता है, जयपुर जाता है। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, इतना बड़ा बोलोगे राम का भाई, या फिर यूं कह दोगे डायरेक्टली शाम। क्या कहोगे, शाम कहोगे ना। राम का भाई जो था, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इसका संबंध केवल यहां तक ही है कि राम का भाई कौन है, शाम। अब शाम क्या कर रहा है वो एक अलग बात है, वो अलग चीज है। ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, कि राम का भाई यानी राम से संबंध किसका आया, शाम का। अब अपन अगर मान लो इसको उल्टा भी करोगे तो शाम का भाई कौन हो गया, राम हो गया। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संबंध कारक जो होता है वो केवल ओनली कर्ता से संबंधित चीजें दिखाता है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर मेरा है, तो इसमें मेरा, मेरे से संबंध दिखा रहा है किसका, मार्कर का। जैसे मैंने कहा ये माइक मेरा है, समझ रहे हो, इस हिसाब से। तो देखो,
इसमें अगर अपन कहेंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा रामस्य, अब भाई को कहते हैं पढ़े भ्राता, भ्राता अब कौन है भ्राता, श्याम, तो श्याम जयपुरम गच्छति। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको कमाल की। अब देखो कारक किसे मानते हैं अपन, क्रिया से संबंध रखने वाला कारक होता है, ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्रिया से संबंधित जो व्यक्ति वस्तु है वो क्या है, कारक है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर जो है ये रामस्य भ्राता जो लिखा हुआ है, इसका संबंध किससे आ रहा है, श्याम से आ रहा है, बाकी और कोई भी चीज इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी राम का भाई जो है वो श्याम है, ऐसा अपन कह रहे हैं। तो श्याम का संबंध किससे आ रहा है, राम से आ रहा है। राम के आगे वाक्य में कोई लेना देना नहीं है इस लाइन का, राम का भाई, इस लाइन का कोई भी लेना देना इस वाक्य में नहीं है, या अर्थात जिस, अच्छा अब देखो इसमें अपन कह सकते हैं कि कारक का वह रूप जिसका संबंध कर्ता से हो उसे संबंध कारक कहते हैं, प्लस ऐसा भी कह सकते हो आप कि जिसका मतलब जिसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है, जिसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है, अर्थात संबंध कारक का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ेगा। क्रिया पर प्रभाव कौन दे रहा है, केवल ओनली श्याम दे रहा है। कौन दे रहा है, श्याम। श्याम जयपुर जाता है, अगर मैं इतना कहूं तब भी वाक्य पूरा है। ये तो क्या है, ये तो अपन इसको अपन अगर समझने के हिसाब से पढ़ा जाए तो इसको अपन कह सकते हैं क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, श्याम की, कि श्याम कौन है, राम का भाई है, ठीक है। इसी तरह से मान लो जैसे जहां पर भी क्या होता है कि अनेकों में से एक को अच्छा बताया जाता है, क्या कह रहा था मैं कि अनेकों में से किसी एक की श्रेष्ठता बताई जाए, वहां पर भी क्या होता है, संबंध कारक होता है। देखो देखिए कैसे बताते हैं अनेकों में से एक की विशेषता। ये ऊपर वाला तो पता ही है आप सबको, जब भी कहीं डर लगना दिखाया जाए वहां पर भी अपादान कारक होगा, जब कभी पद धातु के साथ दिखाया जाए या पद धातु दिखाई जाए वहां पर भी क्या होगा, अपादान कारक होगा या पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा कहें अपन, अब बात कर रहे हैं षष्ठी की। षष्ठी विभक्ति जो है उसका क्या है सिस्टम, थोड़ा सिस्टम देखते हैं उसका। देखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमेशा अपन करते हैं अनेकों में से किसी एक को विशेष बताने के लिए। नहीं समझ में आया, बता रहा हूं, क्योंकि संबंध का चिन्ह क्या होता है, काके की रारेरी, या यूं समझ लो इसका, इसके, इसकी, मेरा, मेरे, मेरी। देखिए आगे बात करते हैं। षष्ठी विभक्ति जो है कहां कहां आएगी, एक तो संबंध बताने में, दूसरी जो है मेनली वो क्या है, अनेकों में से, अनेकों में से एक की श्रेष्ठता बताने हेतु, अनेकों में से एक की श्रेष्ठता बताने हेतु किसका प्रयोग करोगे आप, षष्ठी या सप्तमी, दोनों आ जाएगी इसमें। देखो कौन कौन सी, षष्ठी या सप्तमी, ठीक है। कैसे, देखो जैसे कवियों में, क्या बोला मैंने वाक्य, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, क्या कहा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर आप दो तरह से बना सकते हो, पहला तो कर सकते हो कवि नाम, इसका मतलब भी वही होगा कवियों में, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अनेकों में से एक की विशेषता बता रहे हैं, या कविशु, दोनों ठीक होंगे, इसमें दोनों आपको सही माने जाएंगे। कवि नाम, कविशु कालिदास, कालिदास,
श्रेष्ठ। कुछ समझ आया? चाहे आप ये लगाओ चाहे आप ये लगाओ, दोनों दोनों टाइम पर आपका वाक्य सही माना जाएगा। भी क्या होता है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा, आपके लिए कहा, क्या कहा कि ऊपरी, देखो ऊपरी, दूसरा है अधः, ठीक है, ऊपरी अधः। इसके बाद में आप कह दोगे पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृते, अंतः। ध्यान से सुनना, देखो पूरी ऊपरी अधः, इसके बाद में कह दोगे आप मध्य, ठीक है, मध्य के बाद में कह दोगे पुरः, पुरः के बाद में कह दोगे अंतः, ठीक है, और अंतः के बाद में कह दोगे आप समीपम, 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 समीपम के बाद में और भी है कई सारे। जैसे आपको कहा कृते, कृते, ध्यान से सुनना, सातवां है कृते। जिस भी शब्द के साथ आप कृते लगा दोगे उस शब्द के योग में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। समक्षम, समक्षम यानी समक्षम का मतलब भी क्या होता है? सामने, समक्षम। देखो ये जो शब्द है इनके योग में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ऊपरी का मतलब हो जाएगा ऊपर, अधः का मतलब नीचे, मध्य का मतलब बीच में, पुरः का मतलब सामने, ठीक है, अंतः का मतलब अंदर, समीप का मतलब पास में, कृते का मतलब लिए, और समक्षम का मतलब सामने ही होता है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, ध्यान से सुनो पहला वाक्य। पहला क्या है? ऊपरी है ना, तो देखो वृक्षस्य, वृक्षस्य ऊपरी बिडालः, बिडालः अस्ति। पेड़ के ऊपर कौन है? बिलाव। बिडाल किसे कहते हैं? बिलाव को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिलाव। दूसरा हो जाएगा अधः, वृक्षस्य अधः, क्षम्यताम्, वृक्षस्य अधः किमस्ति? छात्रः अस्ति। वृक्ष के नीचे कौन है? छात्र हैं। तीसरा वाक्य आ गया मध्य, मध्य, सभायाम मध्य, सभायाम मध्ये कः आगतः। सभा के बीच में कौन आ गया? एक और हो जाएगा इसका, जिससे मान लो जैसे पशुनाम मध्ये ग्वालः अस्ति। पशुओं के बीच में कौन है? ग्वाला है। अब पुर की कहते हैं सामने। विद्यालयस्य पुरतः या पुरः, विद्यालयस्य पुरः, विद्यालयस्य पुरः किमस्ति? मंदिरमस्ति। विद्यालय के सामने क्या है? मंदिर है। अंतः यानी अंदर। गृहस्य अन्ते गृहस्य अन्तः
माता, माता अस्ति, घर के अंदर कौन है, माँ है। और देखो समीपम, ग्रामस्य समीपम, विद्यालयम अस्ति, गांव के पास में क्या है, विद्यालय है। हलंत में आएगा, ग्रामस्य समीपम विद्यालयम अस्ति। समझ आया? इस तरह से अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दो एग्जाम्पल और बच रहे हैं, जैसे अभी देखो आगे देखते हैं। अब बात करें, देखो कृत्य, कृत्य जो शब्द है उस वो कहीं के लिए आता है, तो कृत्य देखो आप कह सकते हो इसके लिए कि जैसे मैंने कहा बालकस्य कृते दुग्धम आनय, बालक के लिए क्या लाओ, दूध लाओ। बालकस्य कृते दुग्धम, सॉरी दुग्धम आनय, बालक के लिए क्या लाओ, दूध लाओ। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने कहा समक्षम, समक्षम का कह देंगे अपन जैसे अध्यापकस्य, अध्यापकस्य समक्षम, अध्यापकस्य समक्षम किमस्ति, छात्रः अस्ति, कः अस्ति, अध्यापक के सामने कौन है, छात्र है। तो देखिए अच्छा, एक होता है तुल्य, तुल्य शब्द यानी किसी से तुलना करते हैं ना अपन, तुलना करने के लिए। 8 होगा ना, यहाँ पर 9 लिखता हूं, ये अलग है। तुलना करने के लिए क्या करते हैं अपन, तृतीया और षष्ठी लगाते हैं, ध्यान रखना, तृतीया और षष्ठी लगाते हैं। ठीक है, जैसे बताओ, देखो जैसे मोहनः महेशस्य, सॉरी महेशस्य महेशेन वा, महेशेन वा तुल्य अस्ति। जैसे मोहन महेश के समान है, तुल्य। जिस तरह से रामेण बना था ना, वैसे ही हो जाएगा महेशेन। एक और देख लो इसका वाक्य, जैसे सीता गीतायाः, मैंने कहा सीता सीता गीतायाः गीतया वा तुल्य तुल्या अस्ति, क्योंकि कौन है, स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए। अस्तु।